Alright, hola my children. Welcome or welcome back to your very own YouTube channel. Today's topic of discussion is finally the most awaited chapter of plant physiology, which was respiration in plants. I know the most awaited was, this was the second most awaited. I think the most awaited was photosynthesis. We've already done that. Now we finally proceed with respiration in plant. Respiration in plants is a huge chapter. I mean, काफ़ी ज़्यादा नए वर्ड्स हैं बिकॉज देर आर मल्टीपल पाथवेज विच आर इन्वॉल्व एरोबिक रेस्पिरेशन में स्पेशली. तो आपको लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. सो टर्म्स काफ़ी सारे हैं बिकॉज कई सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, कई सारों का ब्रेक डाउन हो रहा है. सो आई मीन दैट्स दी ओनली टफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वेर इन देर आर लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज, बट वी एज बायो स्टूडेंट्स वी आर क्वाइट अडेप्टेड टू दैट, राइट. हमें टर्म्स तो करने ही होते हैं, बट ट्रस्ट मी, आई एम गोना मेक दिस, आई एम गोना ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक दिस super palatable for all of you. And now without any further ado, let's get started. All right, so starting off with the chapter. देखो आप पहले मच ना देखो अभी आता है. देखो सबसे पहले ना आपकी बुक जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी को भी मैं पैरेलली डिकोड करूँगी, सो रेस्ट शॉर्ट. रेस्पिरेशन एंड प्लांट बच्चे जब मैं बात करते हैं तो रेस्पिरेशन बोला गया, रेस्पिरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस. जब भी हम रेस्पिरेशन सुनते थे ना, बिफोर इवन आई डिस्कस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बच्चों को लगता है रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर वन एंड द सेम. ऑल्दो एनसीईआरटी भी कहीं ना कहीं बोलती है कि ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. दैट्स रॉन्ग. ब्रीदिंग इज़ वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक बहुत मल्टी स्टेप प्रोसेस है. ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, राइट. ब्रीदिंग तो सिर्फ इनटेक एंड एक्सटेक ऑफ एयर है, यानी आप इनहेल करो एक्सहेल करो, दैट इज जस्ट ब्रीदिंग. ठीक है. रेस्पिरेशन इज़ अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जहाँ पे जो भी आपने खाना खाया उसको ब्रेक डाउन होगा, उससे एनर्जी जनरेट होगी जो आपके सेल्स इस्तेमाल करेंगे और आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे, राइट. सो वी से दैट रेस्पिरेशन इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस. व्हाट डू वी से? रेस्पिरेशन इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस. फिजिको क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी देखो फिजिको क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इनहेल और एक्सहेल तो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो, क्योंकि आपको खाना तोड़वाना है अल्टीमेटली. जब मैंने बोला कि उसका अल्टीमेटली फूड का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? यू हैव टू इनहेल इट फ्रॉम द एटमोसफियर, राइट. तो फिजिकल स्टेप भी इन्वॉल्व है ना, तो फिजिकल प्रोसेस है बिकॉज ब्रीदिंग तो आपको करनी पड़ेगी, राइट. यू हैव टू इनटेक एयर, मतलब एयर का इनटेक आपको करना पड़ेगा, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो. हम इनहेल करते हैं वो भी तो अपने स्टोमेटल पोर्स के थ्रू, लेंटिसल्स के थ्रू, किसी के थ्रू भी वो भी तो इनहेल कर रहे होंगे ना ऑक्सीजन को. इनहेल करना है ऑक्सीजन का एंड यू हैव टू रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होगा. सो दैट्स द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. फिजिको केमिकल क्या होगा? जहाँ पे हम एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहे होंगे फूड को. सो व्हाई इट्स अ केमिकल प्रोसेस? बिकॉज देयर इज ऑक्सीडेशन, यानी एकदम टिपिकल ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का. फूड हम मैं किसको बोलते हैं? मैं आपको फूड भी बताऊंगी. फूड इज़ नॉट द फूड दैट कम्स टू आवर माइंड. साइंटिफिकली हम किसको फूड बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं पानी पीती हूँ तो पानी पीने से जस्ट मेरी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, मुझे कोई एनर्जी नहीं मिल रही है. वाटर इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी एनर्जी टू माई बॉडी. क्यों? वाटर इज़ नॉट फूड, राइट. वाटर इज़ नॉट फूड. ठीक है. फूड एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, कोई भी एक ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जिसको मैं तोड़ सकूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और तोड़ सकूँ. और जब मैं उसे तोड़ूंगी, तोड़ मैं एग्जैक्टली क्या रही हूँ? वो अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन के बॉन्ड्स तोड़ूंगी, और जब मैं कोई भी बॉन्ड तोड़ती हूँ तो एनर्जी लिबरेट होती है कई सारी. ठीक है. कई सारी एनर्जी लिबरेट होगी. So ultimately breaking down these organic compounds so that the carbon bonds are broken, the energy is released. फिर उस एनर्जी जो रिलीज़ हुई, ठीक है, ज़रूरी नहीं वो एटीपी के फॉर्म में ही रिलीज़ होगी, एटीपी के फॉर्म में भी हो सकती है, बट और अदर फॉर्म्स में भी होगी. जैसे कि आप पढ़ोगे NADH के फॉर्म में, FADH2 के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में वो एनर्जी रिलीज़ होगी. तो एनर्जी को अल्टीमेटली मैं यूजेबल फॉर्म विच इज़ ATP उसमें कन्वर्ट कर लूँ, राइट. एंड उसके साथ मेरे साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे विच इज CO2 एक्सेट्रा, उसे एक्सहेल आउट कर दो बिकॉज इट्स नॉट ऑफ एनी यूज इन द बॉडी, राइट. सो केमिकल प्रोसेस क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज़ बेसिकली द फूड. ठीक है. कार्बन के बॉन्ड्स जो होंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे हम तोड़ रहे हैं, तोड़ के हम एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है उसे स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड रिलीज CO2. सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू, द इंट्रोडक्शन टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब देखो अगर मैं और बात करूँ तो रेस्पिरेशन जो होता है ना बच्चों, हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, राइट. रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों, इट्स अ स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस. ऐसा नहीं है मतलब, और इनफैक्ट अभी फन फैक्ट भी चलो बताऊंगी मैं आपको. रेस्पिरेशन ऐसा नहीं एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. ऑल्दो जो हम पढ़ते हैं ना ये कि C6H12O6 विच इज़ बेसिकली ग्लूकोज पे ऑक्सीडेशन हुआ, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 6 CO2 रिलीज होते हैं, ठीक है, प्लस 6 H2O प्लस ATP. ठीक है. ATP अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो 36 ATP इन वन सिंगल स्टेप. ठीक है. ये दिस व्हाट यू सी,
दिस इज़ नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज़ अ समरी ऑफ द होल प्रोसेस, नॉट इवन अ समरी आई वुड से। ये सिर्फ उन्होंने कुछ रिएक्शन दे दी पहले, बिकॉज पहली बात तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है ही नहीं। आई ऑल्सो एक्सप्लेन द सेम इन फोटोसिंथेसिस, दिस रिएक्शन दैट दे गिव हियर जो एग्जैक्ट ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस की, दिस इज़ नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज़ द समरी ऑफ द होल प्रोसेस। बिकॉज वो रेस्पिरेशन एक्चुअली मल्टीपल स्टेप्स में हुआ है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है नहीं, मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो ये बस मेन जो कंपाउंड यूज हो रहा है उनको एक समराइज करके एक सिंगल फॉर्म में लिख दिया, अदरवाइज ऐसे रेस्पिरेशन नहीं होती है, राइट। सो इट्स अ स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस, जो एक ही बार में सारी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है। एनर्जी इज़ रिलीज इन स्टेप्स, पहले थोड़ी एनर्जी रिलीज़ हुई, फिर थोड़ी और एनर्जी रिलीज़, क्योंकि एक बार में अगर हम सारी एनर्जी रिलीज़ कर देंगे ना, हमारे सेल्स की मशीनरी इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो सारी की सारी एक बार में एनर्जी इतनी सारी जो रिलीज़ हो गई वो उसे स्टोर कर ले। इतनी एफिशिएंट मशीनरी है नहीं बॉडी में अभी, ना हमारे केस में ना प्लांट्स के केस में। जैसा एनर्जी इज़ बीइंग रिलीज इन स्टेप्स, ओके। उसके बाद ईच स्टेप इज़ ड्रिवन बाय एंजाइम्स, हर स्टेप इज़ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, हर स्टेप कौन करा रहा है, एंजाइम्स करा रहे हैं, राइट। सो ईच स्टेप इज़ ड्रिवन बाय एंजाइम्स, जो एनर्जी रिलीज़ होती है अल्टीमेटली उसे हम स्टोर कर लेंगे एज एटीपी। और इनफैक्ट एक रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, और एनसीईआरटी पे तो नहीं दे रखा, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी जो होती है प्लांट्स की या इन जनरल, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी से 45% होती है। 45% मतलब इतनी इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स होने के बाद, लाइक ह्यूमन्स एंड प्लांट्स, लाइक हमारे केस में एनिमल्स में हम, और प्लांट्स के केस में हम जिसपर्म्स, राइट, वो द मोस्ट एडवांस्ड इन आवर ओन किंगडम, राइट। उसके बावजूद भी हमारी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी 45% ही है, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स 55% एनर्जी तो लूज हो जा रही है एज हीट, राइट। मच ऑफ द एनर्जी विच इज रिलीज फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज वेस्टेड एज हीट, क्योंकि हमारे सेल्स इतने केपेबल है। हम सोचो इतने स्टेप वाइज थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तब भी हमारे सेल्स जो हैं 100% एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट 45%, 55% तो तब भी लूज हो जा रही है एज हीट, ओके। और अब मैं बात कर रही थी फूड की, आई वाज टेलिंग अबाउट फूड। फूड एग्जैक्टली क्या है, अगर मैं एक्चुअली साइंटिफिकली डिफाइन करूँ एग्जैक्टली फूड, बेटर वर्जन ऑफ चलो, ठीक है। अब मैं फूड की अगर एक्चुअली मुझसे बात करूँ तो क्या है, फूड ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम विच सेल एक्सट्रैक्ट एनर्जी एंड परफॉर्म रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक ऐसा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा जिस पे ऑक्सीडेशन कर सकूँ, जिसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन कर सकूँ और उसमें से एनर्जी निकाल सकूँ, ठीक है। उसमें से सेल्स एनर्जी निकाल सकें उस कंपाउंड में से, और उन्हें सेल्स यूज़ कर सके उस एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकें, और उसमें से मतलब जो भी अपना है दे कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन, राइट। फूड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो फूड को यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टर्म भी यूज़ किया गया है फूड के लिए, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब देखो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, मोटे मोटे अगर मैं बात करूँ इन जनरल दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को मैंने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया अपने ये प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जिसकी डायटम्स, डेस्मिड्स, डायटम, डेस्मिड, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिना, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक में मेजर क्लासिफिकेशन मैंने किया। एक तो वो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया हो गया। उसके बाद प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे डायटम्स हो गए, अपने ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है ना, डायटम्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिना वगैरह, ये सब अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट यहीं पर अगर मैं बात करूँ एनिमल किंगडम में, हम सबकी फंगस में पूरे किंगडम माइकोटा ले लो, या प्रोटोजोन्स कौन थे, प्रिमिटिव मेटाजोन, नहीं प्रोटोजोन्स थे अपने ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। वी ऑल कैन नॉट सिंथेसाइज आवर ओन फूड, राइट। हम खाना खुद से नहीं बना सकते, तो या तो हम डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे फॉर आवर फूड, ठीक है, या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो जो एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जैसे हम वेजिटेरियन है फॉर एग्जाम्पल, जैसे सम ऑफ अस हु आर वेजिटेरियन, फॉर एग्जाम्पल आई एम हार्डकोर वेजिटेरियन, ठीक है, और ब्राह्मण फॉर दैट इंस्टेंस, ठीक है, या ठीक है। तो अगर हम हार्डकोर, फॉर एग्जाम्पल आई एम हार्डकोर वेजिटेरियन, यहीं पे लेते हैं हर्बीवोर है, डियर वियर है, वो सिर्फ क्या खाता है, डियर है, काव है, ये सिर्फ क्या खाता है, प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है। सो वो जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है वो हर्बीवोर्स हुए, ठीक है। वो जो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है दे आर कार्निवोर्स, राइट। तो ये एक मेजर क्लासिफिकेशन की। अब मैंने ये क्यों बताया डिस्टिंक्शन, ये बताना ज़रूरी है, राइट। बिकॉज हमारी बॉडी में फूड हम खुद बना नहीं रहे हैं, हम फूड भी बाहर से ले रहे हैं। प्लांट्स और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के केस में फूड इनके पास बन रहा है, खुद ही फूड बना रहे हो, फिर फूड बना के उसका ब्रेक डाउन भी खुद ही कर देंगे। बट फूड बाहर से ना, बाहर से ना, कुछ भी नहीं बना रहे, कुछ क्लासिफिकेशन बस नेसेसरी। उसके बाद फूड क्यों नेसेसरी है, ये जो हम फूड का हल्ला मचा रहे हैं कि फूड बना सकते हैं नहीं बना सकते, फूड क्यों नेसेसरी है, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अब एक बात बताना, देखो दो तरीके के सेल्स हैं मोटे मोटे, अगर मैं बात करूँ प्लांट्स में ही बात करूँ, अभी हमारी तो बात ही नहीं कर रहे थे रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स में भी आप देखोगे सारे के सारे सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे। तो मैंने फोटोसिंथेटिक सेल्स को ग्रीन सेल्स बोल दिया। ग्रीन सेल्स मतलब जिनके पास वो लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट है, द ग्रीन लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट क्लोरोफिल है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन सेल्स हैं, ठीक है, जिनके पास वो लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट क्लोरोफिल है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, और इनके अंदर देखो रेस्पिरेशन तो सारे सेल्स के अंदर हो रहा है। सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लेकिन खाना सारे सेल्स खुद से नहीं बना रहे। प्लांट्स में भी सारे के सारे सेल्स खुद से खाना नहीं बना रहे हैं, और ऑल ऑफ देम आर ऑटोट्रोफिक, राइट। सो याद रखना, वो सेल्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन खुद से हो रहा है, देर एक्चुअली कॉल्ड एज ऑटोट्रोफिक, देर एक्चुअली कॉल्ड एज
दे एक्चुअली कॉल्ड एज वाटर, सॉरी देखो ठीक है। तो कुछ सेल्स है बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों कर रहे हैं, राइट। और कुछ सेल्स है जिसमें सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, मतलब जिसमें सिर्फ नहीं, सारे सेल्स में रेस्पिरेशन तो सारे सेल्स में हो रही है। जब ये क्लियर है, चलो अब आओ। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करूँ, मैंने मतलब फूड को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलता है। ऐसे ना बच्चे समझते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज जब मैं बोलता हूँ ना फूड को ब्रेक डाउन करना है, हम रिएक्शन भी देखते हैं, उसमें भी ग्लूकोज का ही फॉर्मूला लिख रखा है C6H12O6। सिर्फ ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन नहीं हो रहा बॉडी में। क्या आप सिर्फ कार्ब्स खा रहे हो? नहीं ना। कुछ लोग जो कीटो डाइट पे हैं, ऑन द बॉडी बिल्डर्स वे टॉकिंग बात, ठीक है, वो कीटो डाइट, वो प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट में, पनीर हो गया, पल्सेस हो गई है। कुछ लोग फैट ज़्यादा खाते हैं, छोले पे भटूरे, कुलचे, नान, जस्ट ऑल द लवली थिंग्स, यू नो, डोंट गेट मी स्टार्टेड देयर, ठीक है। कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऐसा थोड़ी है हम सिर्फ यही खा रहे हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं, राइट। वी ईटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ठीक है। सो ऑल द ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको मैं ऑक्सीडाइज यानी जिसका ब्रेक डाउन कर सकती हूँ मैं और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ रेस्पिरेशन के दौरान, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, फैट भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, प्रोटीन भी और ऑर्गेनिक एसिड भी, ठीक है। जैसे हमारे केस में बोलो तो हमारे केस में ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में आपको दिखेगा जहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स को ब्रेक डाउन करके, हमारे केस में ऑर्गेनिक एसिड्स से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनिक एसिड से भी उनका भी ऑक्सीडेशन करा के एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स की जब मैं बात करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, राइबोस, फ्रक्टोज, ठीक है। ये अपना हाँ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब जो सिंपल फॉर्म्स है ना, ये जो है बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये ऑक्सीडाइजेबल हैं, ये मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। और आपने देखा होगा ग्लूकोज से इनफैक्ट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तभी तो था जब आपको बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा होता है, जैसे कि यूजुअली हम देखते हैं जब हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बचती है तो यूजुअली डॉक्टर क्या कहता है, बहुत वीकनेस जब आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यू नो यू आर सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस और समथिंग, तो ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाते हैं। क्यों? और वो डायरेक्ट इंट्रावीनस से आपको ग्लूकोज देते हैं, बिकॉज हमारे सेल्स आर सो वेल अडेप्टेड टू यूटिलाइजिंग ग्लूकोज, इतने एफिशिएंटली ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज तुरंत जैसी बॉडी में जाता है तुरंत उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उससे कई सारी एनर्जी जनरेट हो जाती है। सो अगर कोई भी आपसे पूछे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बॉडी में, ग्लूकोज है वो, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ द मोस्ट एनर्जी यील्डिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट्स नॉट ग्लूकोज। सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर आप देखोगे ना किससे मिलती है, वो है फैट से। फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो फिर आप बोलोगे कि मैम अगर फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो फिर हमारी बॉडी फैट्स को सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करती है? इट्स बिकॉज फैट्स का ब्रेक डाउन भी ना थोड़ा सा टफ है, इट्स नॉट दैट ईजी, आई मीन इट्स नॉट रियली ईजी, ओके। तो फिर आप पूछोगे कि क्यों हमारी बॉडी ने फैट्स का एक्चुअली में ऑक्सीडेशन कर ली थी, बिकॉज फैट्स को एक्चुअली में ब्रेक डाउन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे अगर मैं एक रेफरेंस लूँ, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आप ऑक्सीडाइज करोगे एरोबिकली 36 ATP जनरेट होते हैं, यहाँ पे एक फैट मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करोगे कम्प्लीटली 130 ATP आर जनरेटेड। सो यू सी द ह्यूज लीप ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, सो मतलब ATP ज़्यादा जनरेट हो रहा है, ऑलमोस्ट 100 ATP मोर, ठीक है। तो फैट्स के लिए बॉडी अब वही है कि एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ कि ग्लूकोज ज़्यादा एफिशिएंटली बॉडी के सेल्स जो है ब्रेक डाउन करा पाते हैं। तो ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हाउएवर द मोस्ट एनर्जी यील्डिंग रेस्पिरेटरी सबस्टेंस विल स्टिल बी फैट्स। आई होप दैट्स क्लियर टू यू, राइट। तो प्रोटीन्स भी एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स को भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, हाउएवर काफ़ी मतलब अनकॉमन है ऑर्गेनिक एसिड्स एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म हमारे केस में तो हम नहीं करते हैं, राइट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वी हैव, रेस्पिरेशन को भी हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बच्चे हम किस तरीके का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, यू नो बेसिकली रेस्पिरेशन को हम 2 मेजर कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, वी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड वी हैव प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बच्चे अगर मान लो मैं कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करा रही हूँ, यानी कार्बोहाइड्रेट्स पे रेस्पिरेशन हो रहा है या फैट्स पे रेस्पिरेशन हो रहा है फॉर दैट इंस्टेंस, तो वो कहलाता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। फ्लोटिंग, ठीक है। और अगर मान लो यहीं पे रेस्पिरेशन अगर प्रोटीन्स का रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन में करा रहे हैं, एंड दैट इज कैटेगराइज्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते हैं, बट किसी CPMT में मैंने कुछ ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन लिखा था, कुछ इस बार मैंने ये एक एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको बता दी, ठीक है। अब आ जाओ, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि टेक्स्ट बुक भी हमारी स्टार्ट करते हैं, हम भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे, लाइक डू प्लांट्स रियली नीड स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग? पहला तो यही पूछते, डू प्लांट्स ब्रीथ? द आंसर टू विच इज यस, डू प्लांट्स ब्रीथ, ठीक है। हाँ ब्रीथ, ऑफ कोर्स प्लांट्स ब्रीथ, बट ब्रीदिंग इज नथिंग बट जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हाँ प्लांट्स में होता है गैसेज एक्सचेंज, बट क्या प्लांट्स के पास गैसेज एक्सचेंज के लिए डू दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग? नो दे डोंट, ठीक है। एंड I'm gonna give you reason, तो इट्स लाइक एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोल दिया कि नहीं, यू नो उनके पास नहीं होते हैं स्पेशल ऑर्गन। क्यों नहीं होते हैं, वो नहीं होते तो उसकी जगह क्या होता है, एवरीथिंग इज गोना बी टेकन केयर ऑफ, ओके। सो द फर्स्ट रीजन, एवरी प्लांट पार्ट कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड, अनलाइक आवर बॉडी जहाँ पे हमारी किडनी खुद से रेस्पिरेशन नहीं कर सकती, या लिवर
या फिर कोई भी बॉडी पार्ट फॉर दैट इंस्टेंस, हार्ट हो गया, कोई भी हो गया, कोई खुद से रिस्पिरेशन करते ही सकता। वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन लंग्स। हम सब, हमारी बॉडी के सारे पार्ट लंग्स पे ही डिपेंडेंट है कि लंग के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगी, ब्लड में डिफ्यूज़ होगी और फिर हार्ट से सारी बॉडी पार्ट्स में पंप कर देगा और ब्लड के थ्रू है ना सभी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, सो एवरी पार्ट इज़ नॉट इटसेल्फ केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट्स ओन नीड। वी आर ऑल डिपेंडेंट। तो हमारे केस में तो हमें चाहिए स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग। प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। प्लांट के केस में हर पार्ट जो है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, हर प्लांट पार्ट जो है वो अपना ध्यान खुद रख सकता है। व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय दैट? व्हेन आई से कि हर प्लांट पार्ट अपना ध्यान खुद रख सकता है, मीन हर प्लांट पार्ट जो है ना इट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर। ठीक है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, हर प्लांट पार्ट अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पत्ती के थ्रू, तो ऑफकोर्स पत्ती में आपको पता है लीफ जो है उसमें स्टोमेटा होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। आप बोलोगे ठीक है, लीफ कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। स्टेम की अगर बात करूँ, जो यंग स्टेम्स जो होती है, जो एकदम यंग स्टेम्स होती है न्यू प्लांट्स, दे ऑल्सो हैव स्टोमेटा बिकॉज दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप बोलोगे ठीक है, यंग स्टेम में तो समझ आता है, बट व्हाट इज जब स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और बार्क डिपॉजिट हो जाता है या क्लीरेंकाइमेटा सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और ये वुडी हो जाती है, तब क्या कहते हैं ये अपना ध्यान कैसे रख रही है? उस केस में फिर बेटा इस मोटी स्टेम के पास क्या आ जाते हैं? लेंटिसिल्स। दे हैव ओपनिंग्स कॉल्ड एज लेंटिसिल्स विच काइंड ऑफ हेल्प देम इन गैसेस एक्सचेंज। लेंटिसिल्स की मदद से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। और फिर अपनी बात है रूट जो है दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। रूट्स जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है सॉइल के, और सॉइल में क्या है? एयर वाटर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो उनमें तो उनकी जो एपिडर्मल सेल्स है, डिफ्यूजन के थ्रू रूट सेल्स जो होते हैं एपिडर्मिस में जो प्रेजेंट होते हैं रूट सेल्स, रूट ठीक है वो कितने पतले होते हैं, ठीक है, उनमें तो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। सो एवरी प्लांट पार्ट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड हेंस कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ऑल्सो गैसेस डू नॉट रियली हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, ऐसे नहीं है जैसे हम कभी कभी इमेजिन करते हैं यूकेलिप्टस का पेड़ है या फिर मान लो बड़ा बैनियन ट्री है, ठीक है, मान लो इसमें तो गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत मेहनत लगनी पड़ती है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट से दूसरे पर्टिकुलर प्लांट तक गैस एक्सचेंज हो रही नहीं, मैंने बोला हर पार्ट खुद का ध्यान रख सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों के दिमाग में आती है कि मान लो मैंने बोला कि मान लो बहुत मोटी टहनी मतलब ये है तना है और लेट्स से यहाँ पे हमने बोला लेंटिसेल्स हैं, पर एकदम सेंटर में लेट्स से यहाँ जो प्रेजेंट होंगे सेल्स, उन तक कैसे पहुँच रही है एक्चुअली में ये क्या एयर? तो आप देखोगे ना सबसे बाहर वाले सेल मतलब एयर में सर्फेस से तो लेंटिसेल्स के थ्रू एक्चुअली में एयर आएगी। अब मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट बॉडी जो होते हैं ना तो मेरे को पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा राइट, बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी जो है वो पैरेन्काइमा ही है। ठीक है, और पैरेन्काइमा में अच्छे खासे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू ईजिली जो है ना ईजिली गैस ना डिफ्यूज़ हो जाती है इन द इंटायर बॉडी, सबको मिल जाती है। तो दे डू नॉट रियली हैव टू ट्रैवल, द गैसेस डू नॉट रियली हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज। ऑल्सो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है ना वो काफ़ी स्लो है प्लांट में, बिकॉज एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है ना। फिर हमारे केस में अगर हम बात करें, हमारे केस में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे अगर आप सोचो हम कितनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं। मैं जैसे अपनी बात करूँ, ठीक है, हमारी मम्मियाँ देख लो घर का काम कर रही हैं, बाहर का काम कर रही हैं, दे टेकिंग केयर ऑफ किचन, वर्क, चिल्ड्रन, एवरीबडी, स्कूल भेजना। अब प्लांट्स के केस में तो उनको इतना सारा काम नहीं करना ना, ऐसा नहीं उनको घर का काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना, उन्हें पढ़ना है, जॉब पे जाना है, घर पे पैसा कमा के लाना है, कपड़े धोने हैं, ये सारा काम नहीं करना। तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम है प्लांट्स की, विच इज़ वाई रेस्पिरेशन का जो रेट है वो रिलेटिवली स्लोअर है, विच इज़ वाई वी डू नॉट नीड अ स्पेशल ऑर्गन। हमारे केस में हम सिर्फ डिफ्यूजन या उन पर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए, परफॉर्मिंग सो मेनी फंक्शन साइमल्टेनियसली राइट। अब जैसे कि मैंने बोला एवरी प्लांट पार्ट कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड। उसमें ये देखो लीफ के पास स्टोमेटा होते हैं, स्टेम जब हर्बेशियस होती है यानी यंग होती है तो उसके पास स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जब वो वुडी हो जाती है इट हैज़ लेंटिसिल देन रूट्स, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, डिफ्यूजन के थ्रू वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब आता है ओके लास्ट, मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी जो होती है, बल्क जो है प्लांट बॉडी का, लेट्स से अगर ये ट्री है भी, ठीक है, तो जो बल्क है यहाँ पे अगर लेंटिसिल्स है मान लो, ठीक है, तो जो बल्क है प्लांट बॉडी का उसमें पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं। क्या है? जो बल्क है प्लांट बॉडी का उसमें पैरेन्काइमेटा सेल्स है, एंड पैरेन्काइमेटा सेल्स में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस है। क्या है? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस है। तो जो गैसेज है ना लेकिन ईजिली डिफ्यूज है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गैसेज जो हैं उन्हें कोई बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, दे डू नॉट रियली हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट बॉडी सिंस इट्स कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा विच जनरली हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो ईजिली गैसेस एक्सचेंज हो जा सकता है विदाउट द नीड ऑफ ऑर्गन्स। ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब देखो ध्यान से समझना बच्चे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखो अगर मैं बात करूँ ना दैट वी आर डन विद दिस, अब आज प्लांट्स और एनिमल्स का अगर मैं कंपैरिजन करूँ, लाइक क्यों प्लांट्स डू नॉट रियली रिक्वायर एनी ऑर्गन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज वेयर एज एनिमल्स डू। प्लांट के केस में गैसेस, पहली बात तो गैसेस को डू नॉट दे हैव टू, मतलब गैसेस को कोई लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना, ठीक है, तो बहुत दूर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना, कुछ हर प्लांट पार्ट खुद का ध्यान रखा है। तो ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को दूसरे किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट तक गैस भेजनी है,
तो कोई ऐसे गैसेस को लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना, ठीक है। वेयर एज एनिमल्स के केस में गैसेस हैव टू ट्रैवल लार्ज डिस्टेंसेज, राइट। सिर्फ लंग्स के थ्रू ही तो पंप होके आ रहा है और बाकी सारे पार्ट्स तक तो यही ब्लड के थ्रू ही जा रहा है। तो यहाँ पे गैसेस को लार्ज डिस्टेंसेज ट्रैवल करने हैं। रेस्पिरेशन रेट प्लांट्स में स्लो होता है, वेयर एज रेस्पिरेशन रेट इन द केस ऑफ एनिमल्स इज रिलेटिवली फास्टर। हर प्लांट पार्ट खुद का ध्यान रख रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे केस में हर बॉडी पार्ट अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकता। यहाँ पे प्लांट्स के केस में हर पार्ट जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एयर के, वेयर एज हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में हमारा हर ऑर्गन डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में थोड़ी है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। लेट अस सी व्हाट एनसीईआरटी में हैज़ टू से। आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट, maybe it's probably from Guru Ma, you know, where I picked it up. I'm sure all of you know her, right? Akansha ma'am, yeah. I've not मतलब personally started from her, but मैं जानी कहीं से एकदम से वो क्लिक किया। I think this is what she usually says, no? Yeah. चलो पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है बेटा डू प्लांट्स ब्रीथ। तो पहले तो सवाल एनसीईआरटी यही पूछ रही है हमसे, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नॉट सो क्वाइट डायरेक्ट। फिर एनसीईआरटी खुद ही बोलती है खैर इसका जवाब कि प्लांट सांस लेते हैं, तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। येस, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि रेस्पिरेशन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हाँ प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, खाने को तोड़ने के लिए, और वो CO2 बनाते हैं, तो वो CO2 भी रिलीज आउट करते हैं। बस हम अगर प्लांट्स अगर रेस्पिरेशन को एक्सचेंज ऑफ गैसेस मानते हो तो हाँ वो तो होता है प्लांट्स पे, बट अनलाइक एनिमल्स Hence plants have systems in place that ensure the availability of O2। इसलिए प्लांट्स के पास ऐसी चीज़ें हैं, प्लांट्स के अंदर ऐसे मतलब सेटिंग हमने कर रखी है कि ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल रहे प्लांट को। प्लांट्स हैव सिस्टम्स इन प्लेस दैट कंटिन्यूअसली मेक श्योर कि देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। बट प्लांट अनलाइक एनिमल्स देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। लेकिन प्लांट्स अनलाइक द केस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है वैसे गैसेस एक्सचेंज के लिए। प्लांट्स के पास कोई पर्टिकुलरली स्पेशल ऑर्गन नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स फॉर दैट पर्पस, ठीक है। लेकिन हाउएवर उनके पास स्टोमेटा हैं और लेंटिसल्स हैं इस पर्पस के लिए। किसके पास? प्लांट्स के पास स्टोमेटा हैं और लेंटिसल्स हैं इस पर्पस के लिए, ठीक है। एंड देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो कई सारे रीजन है जिसकी वजह से मतलब प्लांट्स बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के भी अपना काम चला लेते हैं। लेकिन इनके पास ऐसे बिकॉज मैंने बताया जैसे पहला रीजन, तो फर्स्ट ईच प्लांट पार्ट कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड, क्योंकि हर प्लांट पार्ट अपनी ज़रूरत का ध्यान खुद रख सकता है, राइट। देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर पार्ट। तो एक भी एनसीईआरटी की लाइन मिस नहीं कर रही, हम कवरिंग एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। हर बहुत ही लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का एक पार्ट से दूसरी पार्ट में। बोलना तो हमारे केस में लंग रिस्पॉन्सिबल है कि सब पहले हार्ट तक एक्चुअली में ऑक्सीजन पहुंचानी है, फिर हार्ट का जिम्मे दिया जाता है कि ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। बट वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एक पार्ट को जिम्मेदारी दे रखी हो कि तुम्हें दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन पहुँचाना है ना। देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, ठीक है। उसके अलावा सेकंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। ऑल्सो प्लांट्स की जो रेस्पिरेटरी रेट है मैंने बोला स्लोअर है, क्यों? क्योंकि जो रेट है मतलब डिमांड है, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिमांड है ही नहीं, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर क्विकली, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूँ, रूट स्टेम लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स डू, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ रूट्स में, जैसे इनके ऑर्गन जो है रूट स्टेम लीव, इनमें जो रेस्पिरेशन की रेट है वो बहुत कम स्लो है इन कंपैरिजन टू हमारे ऑर्गन। देख रहे हो, हार्ट को अगर कॉन्स्टेंटली पंप करना है ब्लड, तो उसमें कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, लिवर ले लो, स्टमक ले लो, किडनीज ले लो, सारे ऑर्गन्स, ब्रेन ले लो, ठीक है। तो हमारे केस में रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी हाई है इनके ऑर्गन्स के कंपैरिजन में, राइट। तो इनके ऑर्गन्स भी रेस्पिरेटरी रेट आर मच स्लोअर देन अस, ठीक है। ओनली ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज एक्सचेंज एंड ईच लीव इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। और खाली फोटोसिंथेसिस के टाइम स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गैस एक्सचेंज चाहिए होता है, ठीक है, बिकॉज खाना बन रहा होता है, राइट। तो वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का हम इनपुट करते हैं, ठीक है। CO2 चाहिए, फिर CO2 को वाटर के साथ कंबाइन करके फिर उससे अल्टीमेटली आगे जाके कार्बोहाइड्रेट बनाना। बट उस काम के लिए भी जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज रिक्वायर्ड होती है उस प्रोसेस के लिए भी हर लीफ को चाहिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, बहुत सारी गैस, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट हर लीफ अपना ख्याल रख लेती है, एवरी लीफ इज़ वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड, अपना ख्याल हर लीफ रख लेती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो से किसी की मदद चाहिए होगी। बट व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दीज सेल्स, ऑक्सीजन इज रिलीज विद इन द सेल। अब मैंने क्या बताया था, मैंने वो ग्रीन सेल्स और नॉन ग्रीन सेल्स को क्यों बताया था?
प्लांट पार्ट मतलब प्लांट बॉडी में जो ग्रीन सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, राइट, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उनमें तो क्या कहते हैं ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उनमें तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनमें जब एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना बन रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रही है, ठीक है, तो वो तो कॉन्स्टेंटली उनके पास तो ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ही नहीं है यार, उनके पास तो खुद ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो खुद ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है, उन्हें कहीं बाहर से ऑक्सीजन नहीं चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो वो सॉर्टेड है। बट और थर्ड चीज़ द डिस्टेंस दैट द गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। जो हमें लगता है कि अगर बड़े बड़े मान लो प्लांट्स होंगे, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स होंगे तो यार इनमें तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक गैसेस एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट बिकॉज आप वो सोच रहे हो कि एक प्लांट पार्ट दूसरे प्लांट पार्ट तक गैसेस एक्सचेंज कराता होगा, ऐसा होता ही नहीं है, हर प्लांट पार्ट खुद का ध्यान रख रहा है, राइट। ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस, राइट, ईच लिविंग सेल, ठीक है, हर लिविंग सेल जो है प्लांट पार्ट में मतलब वो एकदम एयर के कांटेक्ट में, इट्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये लीव्स के लिए तो आपको सच लगता होगा, लेकिन जब आप यहीं पे आपके दिमाग में जब वुड्स की पिक्चर मतलब वुडी स्टेम की पिक्चर आती है, यू माइट नॉट फाइंड इट ट्रू, ठीक है। जब मैं ये बोल रही हूँ कि हर सेल जो है वो एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में है, प्रीटी मच कॉन्टैक्ट में है, बिकॉज इट लाइंग क्लोजर टू द सर्फेस, आपको ये बात लीव्स के लिए तो सच लगती है, यू फाइंड इट ट्रू फॉर लीव्स के, ओह ये बात जो है बच्चे ये लीव्स के लिए तो आपको सच लगती है। हाउएवर व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स, थिक वुडी स्टेम और रूट्स का क्या? इन स्टेम द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। अगर बच्चे मैं किसकी बात करूँ, इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट व्हाट, इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट स्टेम, स्टेम में बच्चे, स्टेम में अगर मैं बात करूँ लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। स्टेम्स में जो लिविंग सेल्स है, देखो स्टेम में ऑफकोर्स बहुत सारे स्क्लेरेंकाइमेटस डेड सेल्स हैं, बट जो लिविंग सेल्स हैं ना, लिविंग सेल्स विच आर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द बार्क, ठीक है। पहली बात तो मैंने बोला स्टेम में, वुडी स्टेम में लेंटिसल्स होंगे, ओपनिंग्स कॉल्ड एज लेंटिसल्स। नॉट जस्ट दैट, जो सेल्स होंगे ऑन द इंटीरियर साइड, अंदर की तरफ जो सेल्स होते हैं वो तो एकदम डेड होते हैं, तो एकदम कोर वाला जो रीजन होता है ना, वहाँ तो मोस्टली जो सेल्स है वो एकदम डेड हैं स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स विच आर जस्ट प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। इसलिए मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, ठीक है। और उसके अलावा साइड में जो बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो मैंने बताया पैरेन्काइमेटस सेल में अच्छी खासी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, तो गैसेस एक्सचेंज में कोई दिक्कत ही नहीं आती। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल थिंग, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो डिफिकल्ट है नहीं जितना हम समझ रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोल रही है एंड द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस CO2 and H2 as end products yield energy, most of which is given out as heat. This is said to be respiration, right? तो उसने रेस्पिरेशन कैसे डिफाइन किया, कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को कंप्लीट कंबशन कराना, कंबशन मतलब जला देना, ग्लूकोज को कम्प्लीटली जला देना, ठीक है। कम्प्लीटली जब ग्लूकोज जल जाएगा पूरी की तरीके से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो CO2 प्रोड्यूस होगा, H2 प्रोड्यूस होगा, कई सारी एनर्जी रिलीज़ होगी, और मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो इट्स गिवन आउट, इट्स लॉस्ट एज हीट ओनली, बिकॉज रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी 45% ही होती है, यानी 55%। हमारी सेल्स इतनी वेल अडेप्टेड ही नहीं है कि वो सारे के सारे एनर्जी को ट्रैप कर लें इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट। इफ दिस एनर्जी इज़ टू बी यूजफुल टू द सेल, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर्स, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया, पहले मैं आगे डिस्कस करती हूँ, देन विल कम बैक टू द रिमेनिंग एस्पेक्ट, अब बिकॉज एक ग्लाइकोलिसिस वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन, अब आओ पहले रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। अब तो हमने बेसिकली दो तरीके के रेस्पिरेशन किए थे, ऑन बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स। अगर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है यानी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास होता है कौन सा, वी हैव व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, टेल मी, कम ऑन टेल मी। प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है, इट्स कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। बट यहीं पे अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो इट्स कॉल्ड एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो था, वो तो था ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल वो एक आध बार टर्म कहीं पूछा गया, मैंने कहीं देखा था तो मैंने इंक्लूड कर दिया। बट अब आ जाता है मेजरली हम रेस्पिरेशन को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ऑक्सीजन अवेलेबल है या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, उसकी बेसिस पे हम रेस्पिरेशन को दो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन एंड देन वी हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन। What do we have बच्चे? We have aerobic respiration and then we have anaerobic respiration. Aerobic respiration की बात की बात तो हर ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है, मेजॉरिटी एटलीस्ट हमारे दिमाग में तो यही आता है कि सबको ऑक्सीजन चाहिए फॉर द सर्वाइवल, सबको नहीं चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ देम डू डेफिनेटली नीड ऑक्सीजन, बट देन देर आर बैक्टीरिया विच आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, मतलब स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन चाहिए, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रेजेंट हैं, जो सल्फर स्प्रिंग्स में प्रेजेंट है, those bacteria, do you think they must be requiring oxygen? नहीं, उन्हें नहीं चाहिए ऑक्सीजन फॉर, ठीक है।
तो कुछ तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, बट देन वी ऑल्सो डू हैव ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रियली रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसके बेसिस ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो इट्स कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है देन दैट इज रेफर्ड टू एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उन्हें एरोब्स बोला जाता है, जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उन्हें एनारोब्स बोला जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, देन वी आर गोना स्टडी अबाउट लिंक रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, ETS, ये सब कुछ पढ़ेंगे, जिसमें ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद वाले सारे लिंक रिएक्शन हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गई, ETS हो गई, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली जो है बच्चे, इन जनरल भी आप सोचना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली जो है यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। क्या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में आपने माइटोकॉन्ड्रिया सुना था? तो क्या ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल ETS हो पाएंगे? नहीं, ये तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ एनारोब्स में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता, राइट। तब बिकॉज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। और इसमें देखना, इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर मैं बात करूँ। ग्लाइकोलिसिस इज़ दी ओनली मेजर पाथवे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस ही मेजर पाथवे है, इसमें बाकी सारी चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि आप एक देखो रिलेट भी करके देखो, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, पहली बात। तो मैंने बताया एनारोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली आपको बैक्टीरिया और लो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि प्रोकैरियोट्स के पास बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, नॉन सेल ऑर्गेनेल्स, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS वगैरह का जो झमेला है, ये सिर्फ आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में देखने को मिलता है, एनारोबिक में नहीं देखने को मिलता है। इट्स दैट सिंपल, राइट। आई होप इट मेक सेंस, आई एम श्योर यू आर एबल टू हियर माई वॉइस, ठीक है। द डिवाइस इज़ अ लिटिल फार अवे बिकॉज इट्स ऑन चार्जिंग, ओके। अभी तो है ठीक ठाक चार्ज, ठीक है, बट ठीक है, ओके चलो। जैसे कि मैं बोल रही थी, अब ग्लाइकोलिसिस की अगर मैं बात करूँ, चलो समझना, ठीक है। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद ग्लाइकोलिसिस नाउ, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद ग्लाइकोलिसिस एंड देन विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। अब देखो ग्लाइकोलिसिस ध्यान से समझो, सुनो क्या होता है एग्जैक्टली, हाउ डू यू गो अबाउट इट, ऑल ऑफ दैट, ओके। नेक्स्ट 1 hour कंप्लीट अटेंशन शुड बी ऑन द क्लास, ओके। अब ग्लाइकोलिसिस, लेट्स स्प्लिट द टर्मिनोलॉजी टुगेदर, लेट्स स्प्लिट द वर्ड टुगेदर, ओके। let me use a bit bright beautiful color, let's go with this, okay। ग्लाइकोलिसिस की अगर मैं बात करूँ, ग्लाइको प्लस लाइसिस, ग्लाइको इज बेसिकली ग्लाइकोजन या ग्लूकोज से आ रहा है। ग्लाइको मीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसकी ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, यानी ग्लाइकोलिसिस। देखो अब बच्चे जब भी मैं ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि ग्लाइकोलिसिस तो सब में होता है, यानी ग्लाइको जो फैट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तब भी ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तब भी ग्लाइकोलिसिस, और प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तब नहीं। सिर्फ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को ग्लाइकोलिसिस बोला गया। वर्ड भी तो देखो ना, वर्ड इटसेल्फ इज काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट, ठीक है। तो देखो नहीं बच्चे, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस नाम ही बोल रहे हैं ना, सिर्फ जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, जब ग्लूकोज को आप यूज़ कर रहे हो एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, सिर्फ तभी ग्लाइकोलिसिस होता है, राइट। ग्लाइकोलिसिस उनमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी ब्रेक डाउन किया जाएगा, बट देन दैट्स बीटा ऑक्सीडेशन, राइट। बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैट्स का, ठीक है। तो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हो रहा है ना, दैट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कैन अकर ऑन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे आप ग्लाइकोलिसिस बोलो, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ही सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का होगा। अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो पहले उन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को आपको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन होगा। तो आप समझो सुक्रोज हो आपके पास, या आपके पास आप ग्लाइकोजन ले लो, ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगी, नहीं होगी, राइट। सो द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज हो गए, ठीक है, स्टार्च इन द केस ऑफ प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन आवर केस, ऑल दीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, उन्हें आपको तोड़ना पड़ेगा, दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस हाइड्रोलिसिस। सुक्रोज को मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो मुझे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है, राइट, और बिकॉज इट्स अ डाइसैकेराइड, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। फिर उन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्चुअली उनका फिर ऑक्सीडेशन होता है आगे, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है सुक्रोज विच इज़ अ 12 कार्बन शुगर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12, if I'm not mistaken, just give me a moment, let me see if I remember the exact formula or not. I think it's C12H22O11, राइट, C12H22O11 12 कार्बन शुगर है, इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। इसका जो मैंने हाइड्रोलिसिस किया नहीं, H2O की प्रेजेंस में वाटर ऐड जो मैं करती हूँ तो वाटर इसको दो तोड़ देता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है, एंड दे आर बोथ एक्चुअली में फंक्शनल आइसोमर्स, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस अगर मैं बात करूँ, ग्लाइकोलिसिस के दौरान बच्चे पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। ऐसा नहीं ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जा रहा है ग्लूकोज का, ना 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 ना, बहुत समझना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है ग्लाइकोलिसिस के दौरान। ग्लाइकोलिसिस के दौरान पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, याद रखना इस चीज़ को।
ग्लाइकोलिसिस के दौरान बच्चे पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, अगर मैं बात करूँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मैं तोड़ती हूँ तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने से 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के, ये चीज़ ध्यान रखना। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब मैं तोड़ती हूँ, एक ग्लूकोज को जब मैंने तोड़ा तो एक ग्लूकोज से क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के, तो इससे ध्यान रखना, ठीक है। साइट क्या है बच्चे ग्लाइकोलिसिस की, साइट है ग्लाइकोलिसिस की साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक्चुअली में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द एक्चुअल साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूँ व्हाट आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व, ठीक है, तो अब साइट है ग्लाइकोलिसिस, मतलब साइट है साइटोप्लाज्म। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एंजाइम, अब देखो बिकॉज साइट ग्लाइकोल मतलब वो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, तो ऐसा कोई भी सेल नहीं है जिसमें साइटोप्लाज्म ना हो। चाहे प्रोकैरियोट्स की बात करो, सेल में एक को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक बहुत मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल दिया कि हाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स नॉट रियली हैव माइटोकॉन्ड्रिया, इनफैक्ट उनमें तो कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट ना। तो अगर बिकॉज मैं बोल रही हूँ लिंक रिएक्शन हो गया, जैसे मैंने पीछे वाली स्लाइड पे बताया, लिंक रिएक्शन हो गया, कैप साइकिल हो गया, ETS जो हो गया, ये सारे के सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना भी तो चाहिए। तो अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यानी ये वाले पाथवेज तो नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और चाहे फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, साइटोप्लाज्म तो बच्चे सबके पास है ना, साइटोप्लाज्म तो सबके पास है, विच इज़ वाई ग्लाइकोलिसिस सब में देखने को मिलता है, ग्लाइकोलिसिस सब में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इट्स द मेजर रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है, यूनिवर्सल पाथवे भी बोलते हैं, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस इट्स हैपनिंग इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इन ऑल द सेल्स, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की केस में भी ग्लाइकोलिसिस दिखेगा, एनारोबिक की केस में भी आपको ग्लाइकोलिसिस दिखेगा। अब बिकॉज ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जैसे मैं बोल रही थी, जो एंजाइम्स, बिकॉज मैंने बोला इट्स एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, एवरी स्टेप इज ड्रिवन बाय एंजाइम्स, हर स्टेप एंजाइम्स की मदद से हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था रेस्पिरेशन में, तो ग्लाइकोलिसिस अगर साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस की एंजाइम्स का प्रेजेंट होंगे ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म में, राइट। सो द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस बच्चे दे आर काइंड ऑफ आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ओनली, राइट। एंड या ग्लाइकोलिसिस में ना ऑल द बच्चों को लगता है बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज, हम कॉन्स्टेंटली बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बच्चे सोचते हैं कि ना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, नहीं। अगर मैं ये बोल रही हूँ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के केस में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस हाँ माना मैंने ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इट विल बी मोर प्रिसाइज, पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो ग्लाइकोलिसिस में बच्चे ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, बच्चों में एक मिसकंसेप्शन होता है, तो काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट, इसका एक नोट बना लेना ध्यान से, ठीक है, वरना गलती कर दोगे तुम लोग, ठीक है। याद रखना ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीडेशन भले ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और आगे जाके मैं बताऊंगी भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो है NADP+। कौन सा है बच्चे, इट्स NADP+, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आगे आ जाओ, आगे और डिस्कस करें इसको, एक मिनट। अब देखो आई सेड आई ऑल्सो कॉल्ड इट द यूनिवर्सल पाथवे बिकॉज सब ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अच्छा उसके अलावा मैं इसको ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलती हूँ, आई ऑल्सो कॉल इट एज द EMP पाथवे। वाई, आफ्टर द 3 साइंटिस्ट हु वर काइंड ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन डिस्कवरिंग द पाथवे, इन्होंने एक्चुअली इन 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ये पाथवे को प्लांट में, कूडोज टू देम ऑफकोर्स, ठीक है। कूडोज मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे एक दिन बैठ गया सडनली उन्होंने देखा कैसे जैसे कुछ होता है, कुछ रैंडम दे दिया, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड एक्सपेरिमेंट एंड लेबर काइंडली kind of yields them into एक सिंगल प्रोसेस, जो एक 10 स्टेप रिएक्शन आज के टाइम में आप पढ़ोगे सिर्फ ये 10 स्टेप्स पता करने में, दे स्पेंड ऑलमोस्ट so many years of their life, right? And which is why कितना हार्ड वर्क never goes in vain. This is why scientists and researchers के लिए तो kudos bro, मतलब वो अपना कितना मेजर चंक ऑफ लाइफ कंट्रीब्यूट कर देते हैं टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और टूवर्ड्स दैट वन पर्टिकुलर फाइंडिंग, ठीक है। सो kudos, ठीक है। तो इसलिए फिर उनका नाम भी तो अमर हो जाता है, सी वंस यू नो यू हैव डिस्कवर्ड अ मेजर थिंग योर नेम इज़ ऑलवेज इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ये अमर हो गए क्या नहीं होंगे आज के टाइम में, इन्हें नहीं पता कि वर्ल्ड वाइड इनके बारे में पढ़ा जा रहा है। EMP पाथवे, राइट, EMP इनके नाम की बेसिस पे हमने ग्लाइकोलिसिस का मतलब को EMP पाथवे ये बोला। E स्टैंड्स फॉर एम्डेन, ठीक है, 1 सेकेंड, E स्टैंड्स फॉर एम्डेन, M स्टैंड्स फॉर मेयरहोफ एंड P स्टैंड्स फॉर पार्नस, राइट। सो एम्डेन, मेयरहोफ एंड पार्नस, EMP डिस्कवर्ड बाय दीज 3 लेजेंडरी साइंटिस्ट। याद रखना ग्लाइकोलिसिस बच्चे जो है इट्स अ 10 स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप का रिएक्शन है, इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें से 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल हैं, 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल हैं और 7 स्टेप्स रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं और जो रिवर्सिबल वो होते हैं विच आर प्रोसीडिंग इन बोथ डायरेक्शन, जो फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड से फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, राइट। वेयर इरिवर्सिबल की बात करूँ, इरिवर्सिबल वो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं सिर्फ, ठीक है। रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं देते हैं, राइट। सो इसमें याद रखना 3 स्टेप्स जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं और वो 3 स्टेप्स कौन से, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th। फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 10th स्टेप वो इरिवर्सिबल है और बाकी 7 स्टेप्स जो हैं वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल हैं, ठीक है। और या
ऑल्सो देर आर रेट लिमिटिंग स्टेप्स, ठीक है। आप इसको मैं समझाती हूँ एक्चुअली में। रेट लिमिटिंग स्टेप का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएगा, जो थर्ड स्टेप होता है वो रेट लिमिटिंग होता है, क्यों होता है वो मैं आऊँगी उस पर, ठीक है। आप देखना, ग्लाइकोलिसिस की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे मैं ग्लाइकोलिसिस को मेजर 2 पार्ट्स में बांट सकती हूँ। ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप्स हैं मैं उन्हें 2 मेजर फेजेस में बांट सकती हूँ। तो पहला मेरे पास है एक्टिवेशन या एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, उसमें एनर्जी लगेगी, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं रेस्पिरेशन के थ्रू तो हमें एनर्जी मिलती है मैम, बट स्टार्टिंग में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे पहला जो फेज़ है ये एनर्जी कंज्यूमिंग फेज़, ठीक है। द प्रेपरेटरी फेज़, इसको मैं प्रेपरेटरी फेज़ भी बोलती हूँ। एनर्जी कंज्यूमिंग फेज़, एक्टिवेशन फेज़, इसमें तो एटीपी मुझे देना पड़ेगा। तो बोले हैं मैम आपने तो बोला था रेस्पिरेशन में एटीपी बनती है, एटीपी मिलती है, यहाँ तो एटीपी उल्टा लग रही है। तो देखो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, राइट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कुछ करना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी है वो बिजनेस से सिर्फ आपको प्रॉफिट आप माला माल होगे, तो आपको कुछ पहले माल जो है, आई मीन पैसा जो है वो डालना भी तो पड़ेगा। सो यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, राइट, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, राइट। तो ऑफकोर्स आपको बाद में यील्ड ज़्यादा मिलेगी, ऑफकोर्स ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, बट इनिशियली आपको कुछ इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। सेम वही है, वही लॉजिक लगाओ यहाँ पे भी। ग्लाइकोलिसिस में पहले आपको कुछ एटीपी यूज़ भी करने पड़ते हैं, ठीक है, थ्रू किक स्टार्ट द प्रोसेस, ठीक है। फिर अल्टीमेटली आपको कई सारे एटीपी मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक है। तो ग्लाइकोलिसिस को जैसे मैंने बोला 2 मेजर पार्ट्स में बांटा गया। वी हैव एक्टिवेशन या एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बचे, एंड देन वी हैव एनर्जी एक्सट्रैक्शन, एनर्जी फॉर्मिंग या पे ऑफ फेज, ठीक है। तो पहले वाला जो फेज होता है वो उसको मैं प्रेपरेटरी फेज भी बोलती हूँ। प्रेपरेटरी या प्रेपरेशन हो रही है, एक्टिवेशन हो रही है और एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे एटीपी लग रहे हैं, एटीपी आर यूज्ड, ठीक है। और जो बाद वाले फेजेस हैं जिनको मैं पे ऑफ फेज बोल रही हूँ, एनर्जी एक्सट्रैक्शन, वहाँ पे एनर्जी एक्सट्रैक्शन, एनर्जी बन रही है, एटीपी इज फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैंने बोला बिकॉज ग्लाइकोलिसिस इज एन ऑक्सीडेशन, मतलब इट्स एन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज NADP प्लस, which is nicotinamide adenine dinucleotide. What is NAD plus? Nicotinamide adenine dinucleotide. It's a coenzyme. NAD plus जो है coenzyme है, nicotinamide adenine dinucleotide. I hope this is clear to you. ये सबको समझ में आया, ठीक है। चलो let's discuss further now. 1 second, अरे 1 मिनट, let me just quickly erase this, ठीक है। ये so far so good बच्चे, इसको ये सबको समझ में आएगा, I'm sure, ठीक है। अब आ गया तो अब देखो, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट आउट विद द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, मैं ऑफकोर्स आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। वो तो चलो एक चीज़ है कि वो हम डिटेल में करेंगे, ऑल ऑफ दैट्स फाइन, बट द मेजर कंसर्न राइट नाउ इज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहती अब इस प्रोसेस को बिल्कुल भी मगअप करो एट ऑल, लाइक आई डू नॉट वांट दैट एट ऑल, ठीक है। तो आई एम गोना मेक श्योर कि आप हर सिंगल प्रोसेस को समझो रादर देन मग इट अप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। अब देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज में बेसिक तो देखो आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज इफ यू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डन बायोमोलिक्यूल्स क्वाइट वेल इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स कि कैसे ग्लूकोज जो होता है एल्डोस होता है, कीटोस हेक्सोस होता है, वो की जो ये है अपना ग्लूकोज जो है एल्डोस है, और ये फ्रक्टोज कीटोस है, कैसे मतलब ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, राइट। तो बट यहाँ पे भी इन केस द पीपल हैव नॉट रेफर टू दोज सेशंस ऑफ डायरेक्टली आर अटेंडिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर कि आगे जाके भी मैं जो करूँगी फॉस्फोराइलेशन आप देखोगे, इस कार्बन पे मैंने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, इस पर नहीं किया, इस पर क्यों कर दिया, वैसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हो गया, ऑल ऑफ दैट गाना बजाना जो आप देखोगे आप रट नहीं रहोगे, आप समझ रहे होगे, यू वुड हैव अ लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज इज अ लॉजिक टू एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। दस मतलब बायो में फैक्ट एज मच एज फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, बट ट्रस्ट मी देयर इज अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी पेशेंट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड टू डिकोड दैट लॉजिक व्हिच पीपल सेल्डम डू, राइट। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है, फंक्शनल आइसोमर्स है। नहीं, ग्लूकोज जो है इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन में, और इसमें फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अगर अब आप ग्लूकोज और इनका स्ट्रक्चर देखो, पहले बात तो बनाते कैसे हैं, इन केस अगर मान लो किसी को नहीं आता, चलो मैं वो भी सिखा दे रही हूँ, इन केस चलो मैंने मान लिया आपको नहीं आता होगा, तो लेट मी इवन शो यू दैट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट, लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड, एक ब्लैंक स्लाइड खोलती हूँ, ठीक है, तो आप समझना ध्यान से। लेट मी ओपन अप द पेज, 1 सेकेंड, मैं समझाती हूँ ना कैसे होता है, तो 1 मिनट रुक जाओ। देखो इन केस समबडी इज़ नॉट वेल वर्स्ड विद द स्ट्रक्चर्स, वी इवन डूइंग दैट फॉर यू, राइट। तो क्रिब करने से अच्छा है समझ लो यहाँ पे कि यू नो कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है जैसे मैंने बताया, और फ्रक्टोज भी, दोनों में डिफरेंस क्या है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। जैसे ग्लूकोज की मैं बताऊँ 6 कार्बन में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, लेट्स से अगर मान लो मैं पहले ग्लूकोज बताती हूँ, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 छठवां कार्बन ना मैं ऊपर बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये रहे 6 कार्बन आटम्स। अब 6 कार्बन आटम्स को अगर आप ध्यान देखो ना, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे H होगा, C डबल बॉन्ड O H।
अब ग्लूकोज की केस में ना सिर्फ थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में होता है, बिकॉज ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, सब जगह OH पॉलीहाइड्रोक्सी मीन मल्टीपल OH ग्रुप्स, लेकिन सिर्फ थर्ड कार्बन पे OH जो होगा वो राइट हैंड, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन राइट में होगा, बाकी सब केस में OH राइट हैंड साइड में होगा। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे OH राइट में, सॉरी थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन राइट में होगा, बाकी सब कार्बन, बाकी सारी कार्बन पे OH राइट में होगा। देखो OH राइट में है, OH राइट में है, यहाँ पे भी OH राइट में है, और जो बची हुई वैलेंसीज हो ना हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो बची हुई वैलेंसी का हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी था, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज हाउ यू एक्चुअली गेट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ऐसे बनता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ग्लूकोज में देखना, अब यूजुअली क्या होता है ना, ग्लूकोज में जो लास्ट कायरल कार्बन होती है, कायरलिटी ऑफ द कार्बन होती है, कार्बन के चारों ग्रुप्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो ये कायरल नहीं है। देखो यहाँ पे 2 सेम ग्रुप्स हैं, ठीक है। जब कायरलिटी हम बोलते हैं, वैसे जब कार्बन की ना चारों वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, दैट्स रिफर्ड टू एज कायरलिटी ऑफ कार्बन, ठीक है। जैसे एक वैलेंसी A ग्रुप से, दूसरी B से, तीसरी C से, चौथी D से, तो चारों के चारों वैलेंसीज आर बीइंग सैटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट्स रेफर्ड टू एज कायरलिटी ऑफ कार्बन, ठीक है। अब इस वाले कार्बन में लास्ट वाला जो कार्बन है, इसे मैं कायरल नहीं बोलूँगी, बस 2 ग्रुप सेम है, ये 2 मतलब 2 बॉन्ड देखो सेम ग्रुप से सैटिस्फाई हो रहे हैं, विच इज हाइड्रोजन, राइट। तो इसलिए तो मैं कायरल कार्बन नहीं बोलूँगी। बट यहीं पर अगर मैं 5th कार्बन की बात करूँ, 5th कार्बन को ज़रा बच्चे नोटिस करना, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, 5th कार्बन की अगर मैं बात करूँ, 5th कार्बन को नोटिस करो ज़रा। 5th कार्बन की अगर हम बात करें, 5th कार्बन पे देखो एक बॉन्ड हाइड्रोजन है, एक OH है, एक ये CH2OH है और एक ये वाला ग्रुप है, राइट। सो ऑल द 4 वैलेंसीज आर बीइंग सैटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट, ठीक है। तो ये तो आप समझे, राइट। अब ये 1 मिनट रुको यार, भाई ये पूरा हटेगा वरना तो रुको, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली समझ में आया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम कैसे बेसिकली डिराइव करते हैं। हम देखना क्या होता है ना, यूजुअली मैं ये समझा रही थी, तो 1 मिनट, मुझे 1 मिनट। तो अब देखो यूजुअली क्या होता है बच्चे, मैंने बताया था आपको लास्ट कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट। तो लास्ट कायरल कार्बन जो होती है, विच इज़ दिस द 5th कार्बन इन दिस केस, ये क्या होती है, ये फर्स्ट कार्बन की ना, ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, ये फर्स्ट कार्बन की जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन होती है, उसकी डबल बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड वीक होता है, इसकी पाई बॉन्ड पे अटैक करती है, ठीक है। पाई बॉन्ड पे अटैक करेगी तो ये बॉन्ड जो है फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो OH ग्रुप है ना, ये जो OH ग्रुप है 5th कायरल कार्बन का, ये आके इस कार्बन से बॉन्ड बना लेता है और यहाँ से OH ग्रुप गया और ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये ऐसे कनेक्टिंग लिंक बन जाती है और एक ना क्लोज्ड, एक पार्शियल क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब आप देखो रिंग के अंदर कितने कार्बन है, रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन है, राइट। तो 5 कार्बन वाली रिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोनोस रिंग बोलते हैं, 5 कार्बन वाली पायरोनोस रिंग। इट लुक्स समवट लाइक दिस, 1 2, ठीक है, 5 कार्बन वाली पायरोनोस रिंग जो पायरान से डिराइव होती है, ठीक है, कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। अब माना, अब इसको ध्यान से समझना, मैं समझा रही हूँ आपको, ध्यान से समझो आप, ठीक है। अब देखो जो भी स्ट्रक्चर्स आपको बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी ग्रुप है ना वो टॉप पे आएगा और जो राइट हैंड साइड पे वो बॉटम पे आएगा। तो फर्स्ट कार्बन पे देखो H जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो HOH, ठीक है। सेकंड कार्बन पे भी देखो H लेफ्ट में तो H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा। थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन राइट में तो हाइड्रोजन नीचे आएगा, OH लेफ्ट में तो OH ऊपर आएगा, जो भी लेफ्ट में ऊपर आता है, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे देखो, अब ठीक है, थर्ड कार्बन पे हो गया, फोर्थ कार्बन पे देखो, फोर्थ कार्बन पे अगेन हाइड्रोजन लेफ्ट में तो ऊपर आएगा, OH राइट में आएगा। 5th कार्बन की बच्चे अगर मैं बात करूँ, 5th कार्बन पे देखो एक H है, एक ये है CH2OH द बल्की ग्रुप, और देखो एक यहाँ से तो ऑक्सीजन के थ्रू ये कॉमन कनेक्शन बना ही हुआ है विद द फर्स्ट कार्बन। तो याद रखना जो बल्की ग्रुप होते हैं ना कभी बेस पे नहीं आते, बल्कि ग्रुप्स आर ऑलवेज एट द टॉप, CH2OH H। सो इट लुक समवट लाइक दिस, ये है, देखा ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आया। नाउ यू नो ये स्ट्रक्चर कैसे आया। अब ये जो CH2OH है ना, देखो रिंग के अंदर जितनी भी कार्बन है ना वो सारी की सारी ऑक्यूपाइड है, ऐसे समझो। रिंग के अंदर जितनी भी कार्बन है ना वो सारी की सारी कार्बन ऑक्यूपाइड है। तो आपके पास सिर्फ ग्लूकोज के केस में कितनी कार्बन अवेलेबल है, सिर्फ एक फ्री कार्बन अवेलेबल है, यानी ग्लूकोज पे आप सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन फ्री है। तो सिर्फ 6th कार्बन पे ही आप एक्चुअली फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हो। तो आप देखो ग्लूकोज से मैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाऊंगी, ग्लूकोज पे सिर्फ 6 कार्बन ही है जो फ्री है। पर यहीं पे हम ग्लूकोज को ना पहले फ्रक्टोज में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज के पास देखना 2 ग्रुप्स फ्री हैं। और मैं क्यों बोल रही हूँ मैं अभी आपको समझाती हूँ, गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट। तो जैसे ये अगर मैं इसको रेस करना चाहूँ तो ये देखना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, वाई डू आई से व्हाट आई से। अब देखो, अब मैं ना ग्लूकोज उसका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। फ्रक्टोज मैंने आपको बोला था क्या है, एक कीटोज शुगर है, अगेन है भी, इसमें भी 6 कार्बन आटम्स, अरे यार 1 मिनट दो सर, हैं इसमें भी 6 कार्बन आटम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आटम्स है, ठीक है। और जो हमारा कीटोन होता है वो टर्मिनल ग्रुप नहीं होता, तो लेट्स से सेकंड कार्बन पे कीटोन है, बिकॉज C डबल बॉन्ड होकर दोनों साइड कार्बन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। अब बचे हुआ बिल्कुल एक्जैक्टली एज इट इज़ करो जैसे ग्लूकोज में था। थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन राइट में, बाकी सब में OH राइट में होगा, OH, ठीक है, OH
OH, ठीक है। बाकी सब में OH राइट में होगा। बची हुई वैलेंसीज जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। बची हुई वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। यहाँ H था तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पे चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं, H आ गया, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखो जो लास्ट कार्बन, मतलब जो लास्ट कायरल कार्बन है विच इज़ बेसिकली द 5th कार्बन अगेन, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन पे अटैक करेगी। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2nd कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाली, ध्यान रखना, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वाली का ये जो लास्ट कायरल कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन पे अटैक करेगी तो इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब ये OH जो है इसका 5th कार्बन का ये जो OH है ये इस वाली कार्बन पे आके, इस वाली कार्बन से आके जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उससे जुड़ गया आके, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से समझना। अब बिकॉज यहाँ से OH गया, वो तो उसने तो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये जो है ऑक्सीजन, ये ऐसे कनेक्टिंग लिंक बन जाएगा इनके बीच में। अब यहाँ पे भी इसका ऑलमोस्ट एक क्लोज रिंग जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको। अब ये जो इसका ऑलमोस्ट क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं रिंग के अंदर, 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। तो जो ये फ्रक्टोज की जो रिंग होती है ना, फ्रक्टोज को हम फ्यूरेनोज रिंग से एक्चुअली डिराइव करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज को हमने डिराइव किया था पायरेनोज रिंग से, ये फ्यूरेनोज से। तो आपको दिखा ये स्ट्रक्चर आया कैसे फ्रक्टोज का। अब देखो मैं इसका क्लोज रिंग स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ, ध्यान से समझना क्लोज रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मैंने बोला इसका क्लोज रिंग स्ट्रक्चर जो है वो किससे आ रहा है, फ्यूरान रिंग से। किससे, फ्यूरान रिंग से। अब ध्यान से समझो 1 मिनट, ऐसा, ठीक है। अगेन नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5th कार्बन यहाँ पे हो गया। अब ध्यान से समझना, ओके, ध्यान से समझो। फर्स्ट कार्बन पे जो, जैसे मैंने बोला बिल्कुल एग्जैक्टली, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट में है वो राइट में आएगा, ठीक है। ध्यान रखना फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन लेफ्ट में, फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन लेफ्ट में, ठीक है, तो वो टॉप पे आएगा। जो राइट में है वो बॉटम पे आएगा। 2nd कार्बन पे बात करो तो 2nd कार्बन पे बताओ, 2nd कार्बन पे कौन कहाँ पे है, फर्स्ट 2nd, ठीक है। अब 2nd कार्बन एक्चुअली में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में आप देखो तो 2nd कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, राइट। तो इसमें देखो एक्चुअली में कैसा होता है ना, इसमें नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ध्यान से समझना अब इसको चीज़ को, ठीक है। इसको ध्यान से समझो 1 मिनट। एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट ध्यान से। सॉरी, ये जो नंबरिंग है ये थोड़ी गलत हो गई। 2nd कार्बन से बॉन्ड बन रहा है ना, आई एम सॉरी, अरे यार, तो फिर इस वाले पार्ट को मुझे इरेज करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकना बच्चों, ठीक है। ध्यान से, सॉरी, एक थोड़ा सा 1 मिनट में भी थोड़ी ना फंबल हो गई। 1 मिनट, अब ध्यान से। 2nd कार्बन पे है ना वो, ये देखो 2nd कार्बन से रिंग स्टार्ट हो रही है ना, तो ध्यान से देखना, ठीक है। अरे ये 2nd 3rd 4th ये तो मैं वैसे ही, ठीक है, 2nd 3rd 4th 5th कार्बन रिंग का पार्ट है ना, तो ध्यान से इसको देखना, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी 2nd कार्बन है इस पर CH2, ये देखो यहाँ एक ऊपर H और आएगा, राइट। इस कार्बन के ऊपर जो चौथी वैलेंसी है H से, मतलब बल्कि ग्रुप्स क्या होते देखो। अब इस CH2OH को ना इस साइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड, और ये OH जो है वो राइट हैंड साइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, तो CH2OH है वो एक साइड कर दो, और ये जो दूसरा OH ग्रुप है इसे एक साइड कर दो। तो मैंने बोलता जो भी लेफ्ट में होता है वो टॉप पे आता है, और जो राइट में होता है वो बॉटम पे आता है। तो जो ऊपर लेफ्ट में होगा ये देखो वो टॉप पे, या जो बॉटम में होगा वो राइट पे, ठीक है, जो राइट में होगा वो बॉटम पे। फिर इस पे आ जाओ 3rd कार्बन पे, इस पर क्या होगा, OH जो है वो लेफ्ट में है तो वो टॉप पे, फिर हाइड्रोजन राइट में, ठीक है। ऐसे इस वाले पे आ जाओ 4th कार्बन पे। 4th कार्बन पे अगर आप देखोगे तो अगेन जो H है वो टॉप पे, OH बॉटम पे। 5th कार्बन की अगर मैं बात करूँ, 5th कार्बन पे भी है H एंड CH2OH, बल्कि ग्रुप्स हमेशा टॉप पे आते हैं, CH2OH और यहाँ पे H आ जाएगा, राइट। अब क्लियरली देख सकते हो फ्रक्टोज का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऐसे डिराइव हुआ। अब फ्रक्टोज में अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो फ्रक्टोज में देखो मेरे पास रिंग में जो कार्बन है वो तो है, रिंग में जो कार्बन है वो तो बॉन्डेड स्टेट में, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। रिंग में जो कार्बन है वो तो बॉन्डेड स्टेट में है, बट उसके अलावा मेरे पास देखो यहाँ पे 2 कार्बन फ्री है ना। तो फ्रक्टोज के केस में ना मैं 2 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड कर सकती हूँ, बिकॉज फ्रक्टोज के केस में मेरे पास सिंस 2 कार्बन अवेलेबल है, फ्रक्टोज के केस में सिंस आई हैव 2 कार्बन्स विच आर अवेलेबल, सो आई कैन ऐड एक्चुअली 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है। आई कैन एक्चुअली ऐड 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, तो सिंस मैं 2 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड कर सकती हूँ, विच इज़ द होल पर्पस बिहाइंड कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। अब आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि मैं क्यों ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है, क्यों करती हूँ, अब मुझे बताओ। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्सप्लेन इट नाउ, ठीक है। मैं ग्लूकोज को अल्टीमेटली फ्रक्टोज में क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं ग्लूकोज को फ्रक्टोज में अल्टीमेटली इसलिए कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि ग्लूकोज के पास सिर्फ एक फ्री कार्बन है, एक फ्री कार्बन है, तो मैं इस पर सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फ्रक्टोज के केस में 2 फ्री कार्बन हैं, 2 फ्री कार्बन है, यहाँ पे मैं 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकती हूँ, इसलिए ग्लूकोज को मैं इसके आइसोमर फ्रक्टोज में कन्वर्ट करती हूँ, सो दैट आई कैन ऐड 2 फॉस्फेट ग्रुप्स है, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। मैं कुछ भी रटवाना नहीं चाहती ग्लाइकोलाइसिस, बिकॉज प्लांट फिजियोलॉजी ऑलरेडी बच्चों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, बच्चे रट रहे होते हैं आधी से ज़्यादा चीज़ें, एंड आई डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप, राइट। तो अब आप यहाँ पे समझ गए ना कि एक्चुअली में
ग्लूकोज के केस में देखो 6th कार्बन पे, जो 6th पोजीशन पे जो कार्बन है सिर्फ यही फ्री है, फ्री फॉर फॉस्फोराइलेशन। बट फ्रक्टोज के केस में 1st कार्बन भी और यहाँ 6th कार्बन भी, 2 कार्बन अवेलेबल हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। एंड नाउ वी फाइनली किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हाउ डू यू गो बाय, हाउ डू वी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। देखो पहले ना मैंने एक एक स्टेप बहुत इलेबोरेट तरीके से, तसल्ली से, डिटेल में ड्रॉ किया, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। एक एक स्टेप बहुत डिटेल में बताया है क्या क्या होता है। बट डू नॉट वरी, क्या वो मैम हम कंफ्यूज जाएंगे, साइकिल एक जगह नहीं लिखी है, डोंट वरी। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एंड में मैंने उसको पूरा समराइज़ कर दिया है, ठीक है। चिंता, तो उसकी चिंता मत करना कि वो मैम नहीं हुआ, कैसे होगा। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट, ये देखो, अरे ये चैप्टर ओवरव्यू है यार, ग्लाइकोलिसिस मांगे, ये देखो, सॉरी फॉर द स्क्रिबल दैट। यहाँ देखो मैंने पूरे के पूरे को, देख रहे हो कितना सीक्वेंशली सिस्टमैटिक तरीके से पूरे के पूरे को सब कुछ समराइज़ कर दिया। डो नॉट वरी, बहुत क्लियर, एकदम क्रिस्प, टू द पॉइंट नोट्स मिलेंगे, तो डोंट बी। बट पहले मुझे एक एक स्टेप को तसल्ली से समझाना पड़ेगा, विच इज़ वाई आई नीड दिस स्पेस, विच इज़ वाई मैंने उसको थोड़ा एकदम ब्रेक करके अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। डोंट वरी। तो शैल वी गेट स्टार्टेड विद द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस? वी शुड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की ही बात करें सबसे पहले, तो ग्लाइकोलिसिस में बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जो मैंने रेड बॉक्सेस करे ना, वो है हमारे मेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब कुछ साइड का है, ठीक है। तो हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट किया, विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब ग्लूकोज को बेसिकली मुझे किस में चेंज करना है, ग्लूकोज का पहला जो स्टेप होता है, दैट्स फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। मैं ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन कर रही हूँ, यानी ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रही हूँ। अब ग्लूकोज में आप फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जोड़ सकते हो, ग्लूकोज में अगर आप ध्यान से देखो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, तो सिर्फ 6 कार्बन जो थी, ये जो 6 पोजीशन पे जो कार्बन था सिर्फ ये अवेलेबल था, सिर्फ यही फ्री था, तो इस पर मैं फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगी। अब मैं 6 पोजीशन पे अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगी, तो मैं अब इसको क्या बोलूँगी, इस ग्लूकोज को, दिस विल बी कॉल्ड एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं वही करूँगी, मैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाऊंगी। और इस प्रोसेस को कराने के लिए मुझे एक एंजाइम की मदद चाहिए होगी, विच इज़ हेक्सोकाइनेज। इस एंजाइम की मदद चाहिए होगी हेक्सोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, बिकॉज मैग्नीशियम आयन एक तरीके से एक्टिवेटर है हेक्सोकाइनेज का, ठीक है। सो हेक्सोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। और दूसरी चीज़, अगर मुझे ग्लूकोज में फॉस्फेट जोड़ना है, तो फॉस्फेट आएगा कहाँ से, फॉस्फेट आएगा ATP से। तो विच इज़ वाई मैंने बोला इनिशियली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो पहले फेजेज हैं, पहले कुछ स्टेप्स हैं, दैट दोज आर रेफर टू एज एक्टिवेशन फेज, और या फिर आपको पे ऑफ फेज, यहाँ पे आप पे ऑफ नहीं, और उनको हम आप क्या बोले, हाँ वो होंगे आपके एक्चुअली में नॉट पे ऑफ, वो आपके वो होंगे, वही कॉल इट, अरे यार मेरे दिमाग से वर्ड निकल जाता है, ठीक है। लास्ट वाले फेजेस होंगे आपकी पे ऑफ फेज, स्टार्टिंग वाले फेज तो प्रेपरेटरी फेज होंगे, जो आप एक्चुअली में एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो जब आपको ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करना है, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, राइट। तो अब आप क्या करोगे, जो ग्लूकोज में अगर आपको 6 पोजीशन पे फॉस्फेट जोड़ना है, तो फॉस्फेट लाओगे कहाँ से, एक ATP से। तो आप एक ATP को तोड़ोगे, तो एक ATP किस में टूटता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जो बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, फ्री है। तो ATP को जब आपने तोड़ा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसे मैंने ग्लूकोज की 6 कार्बन पे अटैच कर दिया, और अब मेरे पास ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये कौन सी एंजाइम की मदद से हुआ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से, जिसका एक्टिवेटर था मैग्नीशियम आयन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। अब मैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उसके आइसोमर, विच इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर रही हूँ। अब आपको रीज़न पता है क्यों, क्योंकि मुझे ना 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने हैं, और ग्लूकोज में तो मैं 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने से रही, क्योंकि ग्लूकोज में सिर्फ एक ही कार्बन अवेलेबल है जिसमें मैं फॉस्फेट जोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं फ्रक्टोज में चेंज करूँगी, मैंने 6 पोजीशन पे तो मेरे ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, मेरे पास फर्स्ट कार्बन भी अवेलेबल हो जाएगा, और उस फर्स्ट कार्बन पे ही मैं फॉस्फोराइलेशन कर सकती हूँ, राइट। तो नाउ व्हाट डू आई डू, आई बेसिकली कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और जब मैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करती हूँ, तो इसके लिए बच्चे मुझे जो एंजाइम लगता है, दैट इज, पहले मैं तो आइसोमरेज होता है, बिकॉज ये दोनों आइसोमर्स हैं आपस में। और कौन सा आइसोमर, जो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ रहा है, राइट। तो इट्स फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। व्हाट इज द एंजाइम, इट्स रेफर टू एज फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, राइट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जब मैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्ट कर रही हूँ, यानी आइसोमराइजेशन कर रही हूँ, तो एंजाइम आई रिक्वायर इज फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेप, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी, कोई ATP नहीं लग रहा है, सिर्फ आप आइसोमर में चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब मैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब बिकॉज मैंने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करे, फ्रक्टोज आ गया मेरे को, तो फ्रक्टोज 6 पोजीशन पे तो फॉस्फेट है ही, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन जो फर्स्ट कार्बन फ्री है, इस पर मुझे फॉस्फेट ऐड करना है, तो मैं दोबारा वही करूँगी। तो अब मैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करूँगी, यानी फ्रक्टोज में फर्स्ट कार्बन पे तो फॉस्फेट था ही, क्योंकि मैंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनाया। अब जो 6 कार्बन है, मैं उस पर भी फॉस्फेट ऐड नहीं, 6 कार्बन पे तो फॉस्फेट था ही, फर्स्ट कार्बन पे मैं फॉस्फेट ऐड करना चाहूँगी, ठीक है। तो अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6, यानी फर्स्ट कार्बन पे भी और 6 कार्बन पे, जैसे अगर मान लो अभी तक मेरे पास फ्रक्टोज की 1 2 3 4 5 6
तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में मेरे पास 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप था। अब मैंने जब इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज किया तो फर्स्ट कार्बन पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया। फर्स्ट कार्बन पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप है, 6 कार्बन पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बच्चे कौन कन्वर्ट कर रहा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। व्हिच व्हाट इज द एंजाइम बच्चा व्हिच इज डूइंग दिस? द एंजाइम व्हिच इज काइंड ऑफ रिस्पांसिबल फॉर डूइंग दिस इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, कौन सी एंजाइम है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। कौन से आयंस की प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, राइट। सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कौन कन्वर्ट कर रहा है? मैग्नीशियम आयंस, राइट, मैग्नीशियम आयन। लेकिन आप एक बात बताओ, आपने 6 कार्बन पे तो फॉस्फेट प्रेजेंट था, फर्स्ट कार्बन पे ही फॉस्फेट जोड़ दिया, अगेन ही फॉस्फेट आया कहाँ से होगा? एटीपी से। तो आप बोले अरे मैम यार इसमें तो एटीपी खर्चे हुए जा रहे हैं। हाँ बेटा, इनिशियली इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो इनिशियली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे जब आप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज करते हो तो फर्स्ट पोजीशन पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक फॉस्फेट ग्रुप। आपको फॉस्फेट आएगा कहाँ से? एटीपी से। एटीपी को आप तोड़ोगे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये फर्स्ट पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या मिला? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। समझा आपको? एकदम अच्छे से समझा। और इसके लिए जो एंजाइम बच्चे चाहिए, इसके लिए द एंजाइम दैट यू एक्चुअली रिक्वायर, व्हाट इज द एंजाइम दैट यू एक्चुअली रिक्वायर फॉर दिस? द एंजाइम दैट यू एक्चुअली रिक्वायर इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सी एंजाइम चाहिए होती है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम बोलती हूँ। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहीं ना कहीं पेस डिटर्मिनिंग एंजाइम है, तो पेस मेकर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ध्यान रखना। इसका भी एक्टिवेटर मैग्नीशियम आयन होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएफके बोलते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये 3 स्टेप्स हो गए, ये 3 स्टेप समझ में आए। अभी आपने क्या क्या हुआ अभी तक? चलो अभी डिस्कस करते हैं, बहुत हम जल्दी में नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट इन अ रश, पहले आराम से तसल्ली समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में अभी तक क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में मैंने ग्लूकोज को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट कैसे किया? ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेशन किया। फॉस्फोराइलेशन में ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे मैंने एक फॉस्फेट जोड़ा, तो ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और ये फॉस्फेट जो आया वो आया कहाँ से? एक एटीपी से तो नहीं, मैंने एक एटीपी भी कंज्यूम किया। याद रखना, मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 10th स्टेप। फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप जो इरिवर्सिबल, बाकी सारे रिवर्सिबल है। बाकी आप देखोगे ना, फर्स्ट स्टेप जो इरिवर्सिबल है, एक सिंगल डायरेक्शन जा रहा है, सेकंड स्टेप रिवर्सिबल था, थर्ड स्टेप भी रिवर्सिबल है और 10th स्टेप इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप दे आर इरिवर्सिबल, रेस्ट द रिमेनिंग स्टेप्स आर एब्सोल्युटली रिवर्सिबल। ठीक है, ये समझा बच्चा एकदम? ओके, चलो ये तो हो गया। अब आगे आओ, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखना आगे, अब देखो सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूँ, सेकंड स्टेप में आइसोमराइजेशन हो रहा है ग्लूकोज का। क्या हो रहा है बच्चे? आइसोमराइजेशन हो रहा है। ध्यान से समझो इसको एकदम आराम से तसल्ली से। आइसोमराइजेशन हो रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का आइसोमर बन रहा है, यानी मतलब सेकंड स्टेप में क्या हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मैंने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, तो और ये एक रिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, एनर्जी वगैरह में लगी। थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया फर्स्ट पोजीशन पे, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है, राइट। कौन सी एंजाइम की मदद से? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज मैंने बोला पेस मेकर एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस की। पूछा जाता है प्रीवियस क्वेश्चन में, बहुत बार क्वेश्चन आया है रिपीटेडली, व्हाट इज द पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस? इट इज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज करते हैं। याद रखना इसको, बार बार मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, इट्स द रेट लिमिटिंग स्टेप। ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, तो ये स्टेप बहुत हद तक डिटरमाइन करता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ठीक है, अगेन ये भी रिवर्सिबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द फोर्थ स्टेप। ठीक है, यहाँ तक हो गया थर्ड स्टेप तक। अब फोर्थ स्टेप समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ, अभी रुको, फोर्थ स्टेप करते हैं इसके बाद।